संजय शर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर 6 जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। अब तक देखिए हमने जल अवशोषण के बारे में पढ़ा है। केवल जब जल अवशोषण में हमने एक तो ये पढ़ा है कि पादपों में अलग अलग श्रेणी के पादपों में जल अवशोषण के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जो निम्न श्रेणी के पादप हैं जैसे कि शैवाल, उनमें जल अवशोषण के लिए कोई भी विशेष संरचना नहीं पाई जाती है और उनमें हर एक कोशिका जल को अवशोषित कर सकती है। जल के साथ साथ खनिज लवण का भी वह अवशोषण कर सकती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इनमें जल को अवशोषण करने के लिए मूलाभास नामक संरचनाएं पाई जाती है। उसके बाद उच्च श्रेणी के पादप जिसमें टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादप आते हैं, जिनके बारे में हमने ये पढ़ा है कि उनमें जल अवशोषण के लिए पूर्ण विकसित मूल पाई जाती है। इसके बाद देखिए हमने मूल की संरचना अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए और मूल में किस तरीके से जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। एक बार जल का अवशोषण हो गया, चाहे वो निष्क्रिय विधि से हो चाहे वो सक्रिय विधि से हो। इसके बाद में जैसे ही जल का अवशोषण हुआ तो जल को अवशोषित कौन करेगा? मूल रोम। देखिए हमने पढ़ा था जल को अवशोषित करेगा मूल रोम। मूल रोम जो है इस जल को पहुंचाएगा जाइलम तक, ठीक है। जल का अवशोषण कौन करेगा? मूल रोम। और जल जो है वो मूल रोम से आगे पहुंचेगा जाइलम तक और जाइलम से फिर वह आगे जाएगा अपने गंतव्य स्थान तक, जहां पर हम पढ़ते हैं कि पर्ण में वो जाता है, पादप के शीर्ष में जाता है और पादप के अलग अलग अंगों में जल पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहां से मूल रोम से जाइलम तक जब जल जाता है तो उसके बारे में हमने तीन बातें पढ़ी थी या तीन रास्ते अलग अलग पढ़े थे, जिसमें पहला था एपोप्लास्ट, दूसरा था सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। एपोप्लास्ट में देखिए क्या होता है। एपोप्लास्ट में हमने पढ़ा था कि जल जो है वह मूल रोम से होते हुए जाइलम तक निर्जीव कोशिका भित्ति या फिर कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थानों से होकर के गुजरता है। इसके बारे में एक डायग्राम भी बनाया था हमने। इस तरह से मान लीजिए कि ये कोशिकाएं हैं और यहाँ पर है जाइलम, ठीक है। तो इनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इस तरह से ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो ये जो है वो बाह्य त्वचा, ये कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं वल्कुट, ये अंतस्थ त्वचा और ये है पेरिसाइकिल। जो अंतस्थ त्वचा है वहां पर पाई जाती है कैस्पेरियम स्ट्रिप, ठीक है। कैस्पेरियम स्ट्रिप जो कि जल के लिए अपारगम्य है। सुबेरीन नामक पदार्थ इसमें पाया जाता है और ये जल के लिए अपारगम्य है। तो जब एपोप्लास्ट होता है तो जल, हम कल पढ़ चुके हैं इसको, जब एपोप्लास्ट होगा तो जल कोशिका भित्ति से होता हुआ इस तरह से यहां तक जाएगा और आगे क्या है कि कैस्पेरियम स्ट्रिप आ गई तो आगे ये जा नहीं पाएगा, तो इसलिए फिर ये वापस कोशिका द्रव्य में आ जाता है। सिम्प्लास्ट में कोशिका से होता हुआ या जल जीव द्रव्य से होता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। और रसधानी में यहाँ पर मान लीजिए बीच में अगर रसधानी है तो वो एक रसधानी से दूसरे, ये रसधानियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, इस तरह से ये रास्ता हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है या नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है किस तरह से या कौन कौन से कारक हैं जो कि जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कारक जो प्रभावित करते हैं किसको? जल के अवशोषण को, ठीक है। तो जल को अवशोषण या जल के अवशोषण के लिए को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल, जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाला ये सबसे पहला कारक है।
देखिए प्राप्य मृदा जल क्या होता है। हमने पढ़ा है कि जल जो है वो दो प्रकार का है। अगर वैसे बात की जाए कि जल जब बरसात होती है तो एक तो तेज बरसात होती है तो जल बहकर के नदियों में, तालाबों में या समुद्र में चला जाता है। वो जल हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे इन द सेंस पादप के अवशोषण के लिए वो कोई काम का नहीं है। अगर बरसात बहुत धीमे धीमे हो रही है, उस दिशा में या उस दृष्टि से देखें तो पानी जो है वह मृदा अवशोषित कर लेती है या जमीन उसको सोख लेती है। ठीक है, उस जल को बोलते हैं मृदा जल। और मृदा जल हमने पहला ही जो हमारा वीडियो था उसमें पढ़ा था कि मृदा जल जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला मृदा जल अगर हम बात करें तो वो होता है केशिकीय जल, केशिकीय जल, गुरुत्व जल तथा आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, तो ये मृदा जल है। ठीक है, ये मृदा में तीन प्रकार का जल होता है। ठीक है, गुरुत्व जल और आर्द्रताग्राही जल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए मतलब वाली बात यह है कि पादप अवशोषण के लिए केशिकीय जल उपलब्ध रहता है। पादप अवशोषण के लिए ठीक है, तो पादप अवशोषण के लिए याद रखना है, पादप अवशोषण के लिए कौन सा जल उपलब्ध रहेगा? केशिकीय जल उपलब्ध रहेगा, गुरुत्व जल उपलब्ध नहीं रहेगा। और आर्द्रताग्राही या आप मान सकते हैं मुख्य रूप से कौन सा जल उपलब्ध रहेगा? केशिकीय जल पादपों के अवशोषण के लिए, पादप अवशोषण के लिए यह जल उपलब्ध रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पादप मृदा जल या केशिकीय जल का सर्वाधिक अवशोषण तब करते हैं जब जल जो है वह क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी म्लानी क्षमता ठीक है, देखिए कोई भी पादप मृदा से जल का सर्वाधिक अवशोषण तब करता है जब जल जो है वह क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी म्लानी क्षमता के बीच में हो। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। सर्वाधिक अवशोषण, जल का सर्वाधिक अवशोषण, जल का सर्वाधिक अवशोषण तब होता है जब किसी भी मृदा में जल उसकी क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी म्लानी प्रतिशतता के मध्य हो। इसका मतलब यह है कि जल क्षेत्र क्षमता से ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्थायी म्लानी प्रतिशतता से कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जल की मात्रा होनी चाहिए किसी भी मृदा में, तब जाकर के जल का सर्वाधिक अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, ये ये जो क्षेत्र क्षमता है इसको हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है जल धारण क्षमता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, पहली बात मृदा का केवल केशिकीय जल ही पादप के अवशोषण के लिए उपलब्ध रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी पादप द्वारा मृदा का सर्वाधिक जल अवशोषण या मृदा से सर्वाधिक जल अवशोषण तब किया जाता है जब मृदा में जल क्षेत्र क्षमता या उसकी जल धारण क्षमता से लेकर के स्थायी म्लानी प्रतिशतता के मध्य हो। ठीक है, इसका मतलब कि इस ज्यादा या
या इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में इसका जो क्षेत्र है यहां तक जल होना चाहिए। अब आप बात करेंगे कि जल धारण क्षमता क्या है और स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या है। तो देखिए, जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता देखिए, जल धारण क्षमता, जब भी बरसात होती है तो बरसात होने के बाद मिट्टी में जल जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है। तो जल के अवशोषण के बाद क्या होता है कि कुछ जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन में नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, गुरुत्वीय बल हटाए गए जल के पश्चात मृदा में उपस्थित शेष जल को उस मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। उस मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, याद क्या रखना इसमें, जल धारण क्षमता क्या होती है, गुरुत्वीय बल के कारण हटाए गए जल के पश्चात। मान लीजिए बरसात हुई, बरसात होने के बाद में मिट्टी में जल अवशोषित हो गया, मृदा में जल अवशोषित हो गया। अब क्या होगा, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो भी अधिक जल है, ज्यादा जल जो है उसको सोख लेती है नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ खींच लेती है। नीचे खींचे गए जल के बाद में जो जल बचता है वह किसी भी मृदा की जल धारण क्षमता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बरसात हो गई और मिट्टी पूरी तरीके से गीली है तो ये जो पूरा जल है वो पादप के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, गुरुत्वीय जल वह जल है जो जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे खींच लिया जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल तो पादप के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय जल के पश्चात जो जल बचता है वह है किसी भी मृदा की क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, गुरुत्वीय बल के कारण हटाए गए जल के पश्चात, एक बार मृदा में जल आ गया बरसात के बाद में, तो गुरुत्वाकर्षण के बाद उसको कुछ जल को हटा लिया जाएगा। हटाए गए जल के पश्चात जो जल बचता है मृदा में, वह जल उस मृदा की जल धारण क्षमता कहलाता है, या उसे ही मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। यह जल पादप के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके बाद आता है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। स्थायी म्लानी प्रतिशतता, स्थायी म्लानी प्रतिशतता। स्थायी म्लानी प्रतिशतता जल की वह मात्रा है, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिससे या जिसकी वजह से पादप मुरझाने लगते हैं। ठीक है, वो जल पादप के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वो जल में ही, मृदा में ही है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से पादप जो है वो मुरझाने लगते हैं। ठीक है, तो उससे ऊपर होना चाहिए जल, तभी अवशोषण कर सकता है कोई भी पादप मृदा से जल को। मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसमें पादप म्लानी प्रदर्शित
करता है। म्लानी मतलब मुरझाता है, विल्टिंग। म्लानी प्रदर्शित करेगा। क्या होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर हम बात कर रहे हैं मृदा है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में मृदा है, तो मृदा में जब जल आ गया तो कुछ जल तो है गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे खींच लिया जाएगा, इसके बाद जो जल बचेगा उसे कहा जाता है क्षेत्र क्षमता, जल धारण क्षमता। ठीक है, वह जल पादप के लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन पादप द्वारा अवशोषित करने के बाद में भी मृदा जो में कुछ जल बच जाता है, वह जल किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस जल को हम कहेंगे स्थायी म्लानी प्रतिशतता। तो याद रखिए, मैक्सिमम अवशोषण या सर्वाधिक अवशोषण किसी भी पादप द्वारा जब किया जाता है वो तब किया जाएगा जब जल क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी म्लानी प्रतिशतता के मध्य होना चाहिए। इस प्रक्षेत्र में होना चाहिए, इस फील्ड में जल होना चाहिए, तब जाकर के सर्वाधिक अवशोषण जल का किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है किसको, जल अवशोषण को, वह है मृदा वातन। सोइल एरेशन। ठीक है, अच्छे वातन वाली मिट्टी में जल अवशोषण अधिक होता है। ठीक है, अच्छे वातन वाली मृदा में सर्वाधिक अवशोषण होगा, सर्वाधिक अवशोषण। ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसमें वातन बहुत ज्यादा है, सबसे अच्छा वातन है, उसमें जल का अवशोषण या उससे जल का अवशोषण सर्वाधिक होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं दोमट मिट्टी, दोमट मृदा। और ऐसी मृदा जिसमें वातन अच्छा नहीं है, उसमें जल का अवशोषण सही नहीं होगा, जैसे जलाक्रांत मृदा। ठीक है, तो ये वातन, मृदा वातन से हमारा मतलब है कि जिसमें सबसे अच्छा वातन होगा, ऐसी मृदा जिसमें सबसे ज्यादा वातन होता है उसमें सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है, और कम वातन वाली मृदा में कम या न्यून जल अवशोषण किया जाता है। तीसरा कारक अगर देखें जो प्रभावित करता है जल अवशोषण को, वह है मृदा का तापमान। मृदा का तापमान, याद रखिए, मृदा का तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तब सर्वाधिक जल अवशोषण होता है, सर्वाधिक जल अवशोषण। यदि तापमान 20 से कम या 30 से ज्यादा है, यदि तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, ठीक है, 20 डिग्री से तो कम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा है, उस समय पर जल अवशोषण जो है वो पर्याप्त नहीं होगा या अपने सर्वाधिक क्षमता के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा कारक अगर हम देखें, मृदा विलयन की सांद्रता। देखिए, यदि मृदा में बहुत ज्यादा खनिज लवण है, यदि मृदा में
अत्यधिक खनिज लवण है, अत्यधिक खनिज लवण है, तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? अधिक सांद्र हो जाएगा। मृदा में जो जलीय विलयन है वह अत्यधिक सांद्र हो जाएगा। यदि मृदा में अत्यधिक खनिज है, खनिज इस समय किसका काम कर रहे हैं? विलय का काम कर रहे हैं, और जल किसका काम कर रहा है? विलायक का काम कर रहा है। तो याद रखिए, अगर विलय ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा होगी, मृदा विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी। उस दिशा में मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब मृदा विलयन सांद्रता ज्यादा होगी तो जल अवशोषण कम होगा। उस दिशा में अगर मृदा में विलयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है तो उस दिशा में जल अवशोषण बहुत ही कम होगा। जल अवशोषण, जल अवशोषण क्या होगा? कम होगा। जबकि यदि मृदा में खनिज लवण कम मात्रा में उपस्थित है तो मृदा विलयन की सांद्रता कम होगी और इसके फलस्वरूप मृदा द्वारा या मृदा से जल अवशोषण अत्यधिक मात्रा में होगा। तो हमारे जो टॉपिक है मृदा द्वारा या मृदा से जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक हमने पढ़े हैं। पहला प्राप्य मृदा जल, दूसरा मृदा वातन, तीसरा मृदा का तापमान और चौथा है मृदा विलयन की सांद्रता। सिंपल से 4 पॉइंट हैं। मृदा विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी जल अवशोषण उतना ही कम होगा। मृदा का तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है तो जल अवशोषण सर्वाधिक होगा, और यदि तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो जल का अवशोषण कम होगा। मृदा वातन, अगर मृदा में वातन ज्यादा है जैसे दोमट मिट्टी तो उसमें जल का अवशोषण सर्वाधिक होगा। इसीलिए दोमट मिट्टी को कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं किस तरह से प्राप्य जल, ठीक है, तो प्राप्य जल में केशिकीय जल, और केशिकीय जल कितना होना चाहिए? केशिकीय जल होना चाहिए स्थायी म्लानी प्रतिशतता से ज्यादा एवं जल धारण क्षमता से कम, मतलब उस क्षेत्र में उस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो जल अवशोषण, देखिए हमारा जो चैप्टर था, हमारे चैप्टर का नाम था पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो जल अवशोषण, देखिए ये 2 स्टेप में ये कार्य किया जाता है। पहली बात, मूल रोमों द्वारा अवशोषण हम किसे कहेंगे? अवशोषण का मतलब है मूल रोमों द्वारा मृदा से जल को मूल में स्थानांतरित करवाना, और फिर वहां से जल जाइलम तक जाएगा। इसके बाद में प्रक्रिया होती है रसारोहण की। तो देखिए रसारोहण क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रसारोहण। देखिए पादप के शीर्ष भागों में या पादप के पर्ण में जल मूल रोमों से स्थानांतरित किया जाता है तनु विलयन के रूप में। ठीक है, जल की इसी ऊपर दिशा की तरफ जो गति हो रही है इसे ही हम कहते हैं रसारोहण। देखिए इसको अगर हम लिखें तो पादप में जल, पादप में जल मूल से या मूल रोमों से या जाइलम से जल मूल रोमों से
पादप शीर्ष तक, पादप शीर्ष तक या पादप के विभिन्न अंगों तक, या पादप के विभिन्न अंगों तक स्थानांतरित किया जाता है। किया जाता है। जल की इसी ऊपर दिशा की तरफ गति को रसारोहण कहते हैं। जल की इसी ऊपर दिशीय गति को क्या कहा जाएगा? रसारोहण। कहते हैं। रसारोहण मतलब एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, सेप इसलिए कहा जाता है कि केवल जल नहीं होता है। यहां पर हमने लिखा है जल, लेकिन ये केवल जल नहीं होता है। ठीक है, जल के साथ साथ कुछ खनिज लवण भी इसमें होते हैं। तो ये बेसिकली होता है तनु विलियन। जल का ये क्या होगा? तनु विलियन, जिसे कहा जाता है रस। ठीक है, ये पादप में क्या होता है? एक रस होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? रसारोहण। रस जो है वह ऊपर की तरफ जाता है, केवल जल नहीं है ये। जल के साथ साथ इसमें बहुत सारे खनिज लवण भी हैं। ठीक है, जिसको मृदा से ही अवशोषित किया गया है जल के जलीय विलयन के रूप में। ये हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इससे कहा जाता है रसारोहण। ठीक है, रसारोहण से हमारा मतलब है कि अगर कोई भी पादप है, मान लीजिए कोई पादप है हमारे पास में, तो पादप में जल, मृदा द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और जल को उसके शीर्ष भागों तक, और शीर्ष भागों के साथ साथ उसके जितने भी अंग हैं सब तक जल पहुंचाया जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप। अब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि रसारोहण की प्रक्रिया होती है जाइलम द्वारा। ठीक है, जाइलम जो एक तरह का जटिल उत्तक है, पादप के उत्तक अगर आपने पढ़े हैं तो जाइलम, फ्लोयम, ये जटिल उत्तक है और जाइलम का कार्य है रसारोहण का। तो रसारोहण का कार्य जो है वह किया जाता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा यह कार्य किया जाता है। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है, और प्रयोगों द्वारा सिद्ध इसको किया गया है एक पादप से जिसका नाम है बाल्सम। ठीक है, बाल्सम। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक पादप है बाल्सम, मान लीजिए कि इसकी जड़ें हैं और यहां पर ये मान लीजिए कि इसकी लीफ है। ठीक है, तो देखिए ये जो पौधा है वो कौन सा है? बाल्सम। अब क्या किया गया है, इस पौधे की जड़ को, या जो जड़ का इसका जो शीर्ष है उसको कट कर दिया गया, उसको काट दिया गया है। ठीक है, जड़ का जो इसका शीर्ष है उसको काट दिया गया है, और फिर इस पौधे को एक तनु या एक विलियन में डाला गया है। किसका विलियन है? वह सेफ्रेनिन डाई का विलियन है। ठीक है, ये विलियन हमने बनाया है। ये जो विलियन है वह सेफ्रेनिन एक डाई है जो कि लाल रंग की होती है। ये सेफ्रेनिन डाई है। सेफ्रेनिन वर्णक, सेफ्रेनिन डाई है। यह एक लाल रंग की डाई है, लाल रंग का वर्णक है। ठीक है, लाल रंग की यह डाई है और यह
दृढ़ उत्तकों को या ऐसे जिनमें जाइलम आता है, इनको यह रंगित करती है या उनको अभिरंजित कर देती है। क्या करेंगे हम, देखिए हम ये जो बालसम है इसके मूल का शीर्ष भाग कट कर देंगे, ठीक है, और इस पौधे को लगा देंगे इस डाई में। लगा देंगे का मतलब है डाई में इसको 2 या 3 घंटे तक डुबो करके रखेंगे। तो देखिए ये जो पौधा है, ये मान लीजिए इसकी जड़ें हैं जिसके शीर्ष को हमने काट दिया है, और यहां पर अगर हम देखें ठीक है, इस पौधे को इस तरह से हमने लगा दिया है लगभग 2 या 3 घंटे के लिए, ठीक है, 2-3 आवर के लिए। 2 या 3 घंटे बाद जब इसको बाहर निकालते हैं और जब इसकी पर्णवृंत और इसके तने का जब हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के अंदर, ठीक है, तो जब हम इसके जैसे मान लीजिए पर्णवृंत है, इसको बीच में से काट करके इसको अगर सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसकी जाइलम की कोशिकाएं कैसी हो चुकी हैं, लाल रंग की हो चुकी है। पर्ण की सिराएं 2-3 घंटे बाद में अगर हम देखें तो पर्ण सिराएं कैसी हो जाएंगी, लाल रंग की हो जाएंगी। पर्ण शिराएं कैसी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। पर्ण शिराएं कैसी हो जाएंगी, लाल। देखिए पर्ण शिराएं वो होती हैं लीफ वेन्स जिसको कहा जाता है। आपने देखा होगा पर्ण में इस तरह से एक बीच में बड़ी महाशिरा और उसके बाद में छोटी छोटी सिराएं होती हैं, ठीक है, तो वो सिराएं कैसी हो जाएंगी, लाल रंग की हो जाएंगी। इसके बाद में पर्णवृंत एवं तने का अनुप्रस्थ काट अगर हम देखें, इनका अगर अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके जाइलम की कोशिकाएं लाल रंग की हो चुकी हैं या जाइलम में लाल रंग पाया जाता है। 2-3 घंटे बाद में इनके जाइलम में लाल रंग पाया जाता है, लाल रंग पाया जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि देखिए अब इसमें लाल रंग कहां से आया, क्योंकि कोशिकाएं जो हैं, जो मूल की कोशिकाएं हैं वह जल अवशोषित करती हैं, और अब जल में क्या आ चुका है, सेफरेनिन डाई आ चुकी है, तो जल के साथ साथ वह उस डाई को भी अवशोषित कर लेते हैं। तो इसको हमें ये पता चलता है कि अवशोषण और रसारोहण का कार्य कौन कर रहा है। तो रसारोहण का कार्य हमें पता चलता है कि कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, क्योंकि आप थोड़े देर बाद में 2 या 3 घंटे बाद में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पादप के तने की, पर्णवृंत की, पर्ण की, जाइलम की कोशिकाएं क्या हो चुकी हैं, सारी लाल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि रसारोहण की कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, जाइलम की होगी, ठीक है। तो इस बात से ये पता चलती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वह आता है रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि, देखिए रसारोहण का मतलब है जल का ऊपर की तरफ जाना, किसके विपरीत, गुरुत्वीय बल के विपरीत। जब जल जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको समझाने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि जल जो है वह गुरुत्वीय बल के विपरीत बहुत ऊंचाई तक, 100 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है या उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है, तो यह कैसे संभव है। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, ठीक है, जिसमें पहला सिद्धांत आता है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल या जैव बल सिद्धांत। उसके बाद आता है मूल दाब सिद्धांत, उसके बाद आता है भौतिक बल सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत हम इसमें पढ़ते हैं, वाइटल फोर्स या जैव बल सिद्धांत,
जैव बल सिद्धांत। इसके बाद आता है मूल दाब सिद्धांत। और नेक्स्ट आता है भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। तो किस तरीके से अलग अलग सिद्धांत ये समझाते हैं कि पादप में जल जो है वो गुरुत्वीय बल के विपरीत जाकर के या गुरुत्वीय बल से विपरीत कई सौ मीटर की या कई सौ फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वह कैसे संभव है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैव बल सिद्धांत, उसके बाद में मूलदाब सिद्धांत और फिर भौतिक बल सिद्धांत। आज हमने पढ़ लिया है कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि पादप द्वारा मृदा से जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। उसमें 4 कारक हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है रसारोहण की परिभाषा और एक एक्सपेरिमेंट जो ये दर्शाता है कि रसारोहण जाइलम द्वारा किया जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे जैव बल सिद्धांत, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।